मॉर्निंग राम जन्म, कैसे हैं? जी, गुड मॉर्निंग सरस्वती, गुड मॉर्निंग करिश्मा। गुड मॉर्निंग रेनू, गुड मॉर्निंग मधु। जी, अरे वेरी मच, थैंक यू वेरी मच करिश्मा। करिश्मा ने आज बिना पूछे ही बता दिया है कि कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो कल हम लोग पढ़ रहे थे प्रोटेक्शन ऑफ कोरोजन। प्रोटेक्शन ऑफ कोरोजन में कई सारे प्रोसेसेस हमने देखे, और उन प्रोसेसेस में से एक प्रोसेस जो है वो है मिश्र धातु बनाना। ठीक है, इसको हम इसको हम जो है अंग्रेजी में बोल सकते हैं अलॉय। मिश्र धातु के बनने की प्रक्रिया को मिश्रात्वन बोलते हैं। मिश्रात्वन या फिर अलॉय बनने के प्रोसेस को अलॉइंग बोलते हैं। ठीक है, अलॉय बनने के प्रोसेस को अलॉइंग बोलते हैं। ठीक है, मिश्र धातु है क्या? देखिए, सामान्य सी बात है, बहुत ही स्पष्ट इसके नाम से ही पता चलता है। मिश्र धातु का मतलब हो गया कि अगर किसी धातु विशेष में आप कोई दूसरी धातु को जो है, दूसरी धातु या धातुएं का मतलब हो गया कि एक से अधिक दूसरी धातु जो है वो आप मिक्स कर रहे हैं किसी निश्चित अनुपात में, तो उससे जो चीज बनकर निकल कर आएगी वो मिश्र धातु होगी, है ना। मिश्र धातु का मतलब हो गया कि किसी धातु विशेष के साथ किसी अन्य धातु अथवा धातुओं को निश्चित अनुपात में मिश्रित करने से जो नई धातु बनती है या जो नया पदार्थ बनता है उसे मिश्र धातु बोलते हैं। तो जब हम संक्षारण की प्रक्रिया या फिर कोरोजन के से किसी भी चीज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, किसी धातु को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रक्रियाओं को अपनाते हैं, तो उनमें से एक प्रक्रिया जो है वो है मिश्रात्वन या फिर जिसको अलॉइंग बोलते हैं, यानी कि धातु को अलॉय में परिवर्तित करना, उसको मिश्र धातु में परिवर्तित करना। तो सबसे पहले तो हम मिश्र धातु की एक छोटी सी परिभाषा लिख लेंगे कि मिश्र धातु है क्या। लिखें जरा, लिखें, धातु के गुणधर्मों को धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाने के लिए धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाने के लिए
धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाने के लिए मूल धातु को गलित अवस्था में लाकर उसमें दूसरे तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। फिर इसे कमरे के तापमान पर शीतलीकृत किया जाता है। और इस प्रकार प्राप्त समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। इस प्रकार प्राप्त समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है एवं मिश्र धातु बनाने की प्रक्रिया को मिश्रात्वन कहते हैं। यानी सीधे सीधे हमने मिश्र धातु के लिए यही कहा, किसी धातु विशेष को एक अथवा अधिक धातुओं के साथ मिश्रित करने से प्राप्त समांगी मिश्रण। अच्छा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि हम ना समांगी मिश्रण की बात कर रहे हैं। ठीक है, समांगी मिश्रण को मिश्र धातु तथा इस प्रक्रिया को मिश्रात्वन कहते हैं। इस प्रक्रिया को मिश्रात्वन कहते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब हमारे पास कई सारे मिश्र धातु हैं, उनको हम देखते हैं, लेकिन उस मिश्र धातु को
बताने से पहले मैं एक छोटी सी और चीज आपको बता देता हूं, जो मिश्र धातु के ही एक रूप के संदर्भ में आप देख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं अमलगम। इसको भी यहीं लिख ले, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। मिश्र धातु के जो अमलगम, लिखे मिश्र धातु में यदि मिश्र धातु में यदि कोई एक धातु मिश्र धातु में यदि कोई एक धातु पारद हो, पारद यानी कि मरकरी, पारा भी आप लिख सकते हैं। मिश्र धातु में अगर कोई एक धातु पारा हो, कोई एक धातु पारा हो, तो ऐसे मिश्र धातु को ऐसे मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है। तो ऐसे मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है। हेलो। जी, तो अमलगम लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है। यानी कि अमलगम एक ऐसा मिश्र धातु है जिसका एक संघटक पारद या पारा, इसको बोलेंगे मरकरी। ठीक है। अमलगम क्या है? अमलगम एक मिश्र धातु है। ठीक है। अच्छा, करिश्मा का एक प्रश्न आ गया है। रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए, कुछ आवर्स के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का टेम्परेचर क्या होगा? तापमान, वही ना, कमरे का टेम्परेचर क्या होगा? देखिए, ये बहुत सामान्य प्रश्न है, कई बार चीजें आ चुकी हैं, पूछा गया है। तो जब भी आप रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ देंगे कुछ देर, तो कमरे का तापमान जो है वो बढ़ जाएगा, या कमरे का तापमान जो है वो गर्म हो जाएगा। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि देखिए, रेफ्रिजरेटर जब बंद होता है तो जो रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर है, उसका जो प्रशीतक है,
उस प्रशीतक को बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में क्या करना होता है, जो एयर है उसको कूल करके और जो गर्म हवा है उसको बाहर करना होता है। ठीक है। आपको ये लगता है कि जो प्रशीतक है या जो कूलेंट है उसमें जो यूज हो रहा है कंप्रेसर में, वो कंप्रेसर एक्चुअली क्या करता है कि जो गर्मी अंदर बन रही होती है उस गर्मी को बाहर कर रहा होता है। अगर आप दरवाजा खुला छोड़ देंगे तो अब जो काम सिर्फ फ्रिज के छोटे से हिस्से में हो रहा था वो अब क्या हो जाएगा, वो पूरा बड़ा कमरा हो जाएगा, जिसको ठंडे करने के क्रम में प्रशीतक को ज्यादा काम करना पड़ेगा या फिर जो कंप्रेसर है उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा। और जब कंप्रेसर ज्यादा काम करेगा तो वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा गर्म हवा जो है उसको छोड़ेगा। ऐसे में अगर फ्रिज आपका कमरे में ही रखा हुआ है तो उस दौरान प्रशीतक जब ज्यादा काम करेगा तो वो ज्यादा गर्म हवा जो है वो कमरे के क्षेत्र में छोड़ेगा, और इस वजह से क्या हो जाएगा कि जो कमरा है वो ज्यादा गर्म हो जाएगा, कमरा जो है वो ज्यादा गर्म हो जाएगा। इस तरह की स्थिति जो है वो बनेगी। ठीक है। तो इसलिए जब भी आप रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि उससे आपका कमरा ठंडा हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोग जिन्होंने एसी नहीं लगा रखा है वो अपने अपने घर में क्या करते कि फ्रिज एटलीस्ट होगा, एसी नहीं है तो फ्रिज होगा, फ्रिज खोल के छोड़ देते कुछ देर के लिए, कुछ देर कमरा ठंडा हो जाता, उसके बाद फिर अपना आराम से उस ठंडे कमरे में रहते। लेकिन ऐसा तो कर नहीं सकते, इसलिए क्योंकि अगर ऐसा किया तो कमरे का तापमान ठंडे होने के यानी कम होने के बजाय और बढ़ जाएगा और गर्मी और ज्यादा लगने लगेगी। ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम लोगों ने बात कर ली एक ऐसे मिश्र धातु की जिसको हम अमलगम बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या है, मरकरी जो है वो जुड़ा हुआ है। इसी में नीचे नोट करके लिख ले, लोहा पारद के साथ नहीं मिलता, लोहा पारद के साथ नहीं मिलता अतः वह अमलगम नहीं बनाता, लोहा पारद के साथ नहीं मिलता अतः वह अमलगम नहीं बनाता। लोहा पारद के साथ नहीं मिलता है अतः वह अमलगम नहीं बनाता। दूसरा लिखेंगे, चांदी पारे के साथ बहुत आसानी से मिल जाता है, चांदी पारे के साथ बहुत आसानी से मिल जाता है। अतः उसका अमलगम बनता है, अतः उसका अमलगम बनता है, अमलगम बनता है। चांदी के अमलगम को दांतों की कैविटी भरने के लिए, चांदी के अमलगम को दांतों की कैविटी भरने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। चांदी के अमलगम को चांदी के अमलगम को का प्रयोग, चांदी के अमलगम का प्रयोग दांतों की कैविटी भरने के लिए, दांतों की कैविटी को भरने में किया जाता है।
ठीक है, लोहे का अमलगम नहीं बनता। अब आइए हम लोग लिखते हैं दैनिक जीवन में प्रयोग में आने वाले दैनिक जीवन में प्रयोग में आने वाले प्रयोग में आने वाले कुछ प्रमुख मिश्र धातु। कुछ प्रमुख मिश्र धातु। ठीक है, दैनिक जीवन में प्रयोग में आने वाले कुछ प्रमुख मिश्र धातु। ठीक, अभी देखिए इसमें क्या है कि जब भी हम मिश्र धातुओं की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी मिश्र धातु जो है वो कोई भी मिश्र धातु जो बनेगा उसमें दो या दो से अधिक तत्वों की का एक निश्चित अनुपात होगा और आपसे उसी निश्चित अनुपात पर बात करते हैं। ठीक है, आपसे उसी निश्चित अनुपात पर बात करते हैं कि वो निश्चित अनुपात कितना होगा। ठीक, तो आप ऐसा करेंगे, इस तरीके से कॉलम बना लें। एक छोटा कॉलम रहेगा, ठीक है, एक छोटा कॉलम रहेगा जिसमें आप मिश्र धातु का नाम लिखेंगे और एक बड़ा कॉलम रहेगा जिसमें आप उसके अवयव घटक का नाम लिखेंगे। ठीक है, जिसमें आप उसके अवयव घटक का नाम लिखेंगे। और तीसरी चीज जो यहां पर हम कर सकते हैं वो है कि इसका उपयोग कहां कहां होता है। इसका उपयोग कहां कहां होता है, तो हम यहां पर ऐसा कर सकते हैं, एक तीसरा कॉलम भी बना सकते हैं उपयोग के लिए। ठीक है, तो आप ये तीन कॉलम भर लीजिए इस तरीके से। पहले में मिश्र धातु का नाम लिखेंगे, अलॉय का नाम लिखेंगे। दूसरे में उसके अवयव या फिर घटक जो होंगे उनका नाम लिखेंगे और तीसरे कॉलम में आप उसमें उपयोग की बात करेंगे। और जो सबसे पहला मैं लिखने जा रहा हूं, जो सबसे पहला नाम मैं लिखने जा रहा हूं वो है पीतल। देखिए पीतल एक मिश्र धातु होता है ना। पीतल जो है वो एक मिश्र धातु होता है। जिस पीतल में आप ध्यान रखेंगे इसमें कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। कॉपर इसमें 70% होता है और जिंक जो है वो 30% होता है। ये ध्यान रखेंगे, कॉपर कितना 70%, जिंक जो है वो 30% होता है। ठीक, और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग करते हैं बर्तन बनाने में मुख्य रूप से। ठीक है, पीतल का प्रयोग जो है वो बर्तन बनाने में करते हैं। अलग अलग तरीके के यूटेंसिल्स जो हैं वो बनते हैं। यूटेंसिल्स आप बोल सकते हैं। ठीक है, यूटेंसिल्स आप बोल सकते हैं। चलिए, दूसरा यहां पर आप लिख सकते हैं क्या,
दूसरा आप लिख सकते हैं कांसा। गुड मॉर्निंग राहुल। कांसा, इसी कांसे को आप कांस्य भी बोलते हैं। ये कांस्य वही हो गया जैसे जैसे आप इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रॉन्ज। कांस्य या कांसा को आप क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज बोलते हैं। ये वही ब्रॉन्ज है जो आप सुनते हैं ब्रॉन्ज मेडल, है ना? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल, तीन तरह से बोलते हैं। तो कांसा जो हो जाता है ये ब्रॉन्ज हो जाता है। ब्रॉन्ज क्या होता है? तो ब्रॉन्ज जो है, अगर हम कॉपर के साथ टिन मिला दें, जिसमें कॉपर 90% और टिन 10% हो, तो इसके मिलने से जो मिश्र धातु बनेगा, इसको हम बोलेंगे क्या? इसको हम कांस्य या कांसा बोलेंगे। कांसे के भी बर्तन बनते हैं और कांसे के सिक्के बनाए जाते थे, और कांसे का उपयोग आज भी सिक्के बनाने में करते हैं। तो बर्तन एवं सिक्के बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बर्तन एवं सिक्के बनाने में जो है वो इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए तीसरा लिखेंगे जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर। और जर्मन सिल्वर के बारे में देखें कि अगर हम पीतल के साथ, यानी कि कॉपर और जिंक के साथ अगर हम निकेल भी मिला दें या निकल मिला दें, और वो भी अनुपात क्या हो? 60%, 20% और 20%। तो इससे जो नया मिश्र धातु बनेगा, जी रामजनम, मैं क्या बताऊं, मैं बार बार चीजों को बोलता हूं लेकिन पता नहीं कहाँ व्यस्तता होती है। मैं आज फिर से बोलता हूं, एक बार रिमाइंड करता हूं उनको। ठीक है, जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक और निकल। और जर्मन सिल्वर का भी आप देखें पीतल के साथ निकल मिला रहे हैं। निश्चित रूप से इसका उपयोग भी जो है वो अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाने में इनका उपयोग होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। जर्मन सिल्वर के बाद हम बात करते हैं, ये बहुत ही कॉमन है, गन मेटल। गन मेटल जो है इसका उपयोग बंदूक में ही किया जाता है, इसीलिए इसका नाम गन मेटल है। और गन मेटल जो है, अगर आप क्या करें, पीतल में आप साथ के साथ टिन भी मिला दें, कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक के साथ अगर आप टिन मिला दें, तो उससे जो चीज तैयार होगी वो क्या होगी? वो गन मेटल हो जाएगी। हालांकि इसमें ध्यान रखना है कि कॉम्पोजिशन अलग हो जाएगा, यानी आप सीधे पीतल नहीं कह सकते कि पीतल के साथ हम ये मिला रहे हैं। ये बार बार जो मैं पीतल बोल रहा हूं, तो पीतल सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको याद हो कि पीतल में कॉपर और जिंक है, लेकिन जो प्रतिशतता है वो अलग हो जाएगी। प्रतिशतता कितनी हो जाएगी? प्रतिशतता हो जाएगी 90%,
2% और 8%। टिन इसमें जो है वो ज्यादा होता है और टिन जो होगा वो होगा 8%। ठीक है, तो इस तरह की चीजें बनाने में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका गन मेटल का जो उपयोग है वो आप करते हैं तोपा बनाने में, गियर बनाने में। ठीक है, तोप से संबंधित जो चीज है, बंदूक से संबंधित जो चीज है, उनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, इसीलिए गन मेटल नाम भी दिया गया। ठीक है, और साथ के साथ इसका उपयोग जो है वो अन्य चीजों में भी किया जा रहा है। तो गन मेटल लिख लीजिए आप। इसके बाद देखिए बनाते हैं डेल्टा मेटल। ये हो सकता है आपके लिए नया हो। डेल्टा मेटल भी कॉपर और जिंक के साथ ही चीजें मिलेंगी। लेकिन यहां पर कॉपर और जिंक के साथ मिल जाएगा क्या? कॉपर और जिंक के साथ मिल जाएगा आयरन, यानी कि लोहा। प्रतिशतता क्या होगी? तो जो प्रतिशतता है ये होगी 60% कॉपर होगा, 60% कॉपर होगा। उसके साथ जो जिंक है वो 38% मिलाया जाएगा और लौह जो है वो 2% मिलाया जाएगा। 60, 38 और 2। हाँ जी, बंदूक की गोली का जो कवर होता है ना वो गन मेटल का ही बनता है। बंदूक की गोली का जो कवर होता है वो गन मेटल का ही बनता है, जिसको तोपा बोल रहे हैं ना। डेल्टा मेटल। ठीक है, लिख लिया। इसको देखिए, इसका उपयोग जो है वो बॉल बेयरिंग बनाने में होता है। बॉल बेयरिंग आपने देखा होगा, बेयरिंग जिसको बोलते हैं उसको हम लोग बॉल बेयरिंग कहते हैं। बॉल बेयरिंग बनाने में, ठीक है, बॉल बेयरिंग बनाने में डेल्टा मेटल का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से थोड़ा सा और अगर मेटल में ही देखें तो एक मेटल आपके पास आ जाएगा मुंज मेटल। मुंज मेटल, ये कैसा मेटल है भाई? तो मुंज मेटल के बारे में बताया जाता है कि अगर कॉपर और जिंक का को हम पीतल के कॉम्बिनेशन से अलग हटकर देखें, यानी कि कॉपर और जिंक ही है, लेकिन इसमें जो प्रतिशतता है वो 60% और 40% हो जाए, 60% और 40% हो जाए, तो इसे पीतल नहीं कहेंगे फिर, है ना। तो इसे जो है वो फिर पीतल नहीं कहेंगे, फिर आप जो है इसे मुंज मेटल कहेंगे। ठीक है, तो वो थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। ठीक है, कॉपर और जिंक को अगर आप 60 और 40 के रेशियो में इस तरीके से जो है वो मिला ले, तो उसके बाद जो उपयोग होगा इसका
वो उपयोग आपका हो जाएगा किस रूप में, ये शिप्स बनाने में इसका उपयोग कर लेते हैं ना। तो इसको आप लिख सकते हैं जहाज रानी उद्योग में। जहाज रानी उद्योग में मैं ऐसा करता हूं कि थोड़ा सा ये ढूंढने का प्रयास करता हूं कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं। यूसेज ऑफ, देखिए कॉपर और जिंक 60% में इसमें क्या क्या बन रहा है एप्लीकेशन में, आप देखिए क्या क्या चीजें बन रही हैं। कंडेंसर का जो ट्यूब बनता है वो मुंज मेटल का बनता है, ठीक है। इसके अलावा जो है हीट एक्सचेंजर जो है वो मुंज मेटल का बनता है। आर्किटेक्चरल पैनल शीट्स जो है वो मुंज मेटल के बनते हैं। कंडेंसर प्लेट्स जो है वो मुंज मेटल के बनते हैं। ये अलग अलग चीजें हैं। ये आप देखें जो भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं चीजें, मुंज मेटल जो है ये मुंज मेटल के रॉड्स हैं जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक। और मुंज मेटल के जो यूसेस हैं ये मैंने आपको बताए अलग अलग, ठीक है। एक काम करते हैं इसको और स्पष्ट कर लेते हैं हम लोग। मुंतज धातु लिखा हुआ है, मुंज मेटल भी आप लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ सकते हैं यहां पर। मुंतज धातु या मुंज मेटल जो है जिसे पीली धातु के रूप में भी जाना जाता है, एक अल्फा बीटा पीतल मिश्र धातु है जो लगभग 60% तांबे 40% और जस्ते का अंश है। इसका नाम बर्मिंघम इंग्लैंड के धातु रोलर जॉर्ज फेडरिक मुंतज के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1832 में अपने पेटेंट के बाद मिश्र धातु का व्यवसायीकरण किया। मिश्र धातु को गर्म काम करना चाहिए और आज जंग प्रतिरोधी मशीन भागों के लिए उपयोग किया जाता है। नहीं, ये इसका जो ट्रांसलेशन आया है वो बड़ा अजीब तरीके का है, ठीक है। इसलिए ज्यादा बेहतर है कि मैं इंग्लिश वाले का ही अनुवाद करके आपको बता दूं। इंग्लिश वाले का ही आपको अनुवाद करके बता देता। ठीक है। द अलॉय मस्ट बी वर्क हॉट, ये गर्म स्थिति में काम करता और इट इज यूज्ड फॉर कोरोजन रेजिस्टेंस मैकेनिक पार्ट, यानी कि जितने भी मशीन के ऐसे कलपुर्जे बनाने हैं जिन कलपुर्जों को आपको जो है वो कोरोजन रेजिस्टेंट बनाना है। कोरोजन रेजिस्टेंस इसलिए क्या, ताकि उनमें खराबी ना आ जाए, तो उसके लिए जो है वो इस मुंज मेटल का उपयोग किया जाता है। Alpha beta, also called duplex metals, contain both alpha and beta phases. The alpha phase refers to crystal structure that face centered cubic, while the beta phase is body centered cubic. इतना खैर टिपिकल नहीं आपको पता करना है। एक चीज जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वो क्या है, जैसा मैंने लिखा कि जहाजरानी उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो जो शिप्स बनाए जाते हैं इस तरीके से आप देख रहे हैं, तो शिप्स की बॉडी को ऊपर से कवर करने के लिए या उसकी प्लेटिंग बनाने के लिए इस मुंज मेटल का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जो शिप्स की बॉडी होती है वो लगातार सलाइन वाटर में चलनी होती है ना, जो आपका सलाइन वाटर है उसमें चूंकि लगातार उसको चलना होता है, तो सलाइन वाटर से कोरोजन हो सकता है शिप के जो उसकी बॉडी है उसके मेटल पर, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं कि उसको कोरोजन प्रूफ बनाने के लिए इस मुंज मेटल को जो है वहां पर इस्तेमाल में लाया जाता है, ठीक है। तो मुंज मेटल जहाजरानी उद्योग में इसका उपयोग कर रहे हैं, ऐसा आप याद रखेंगे, ठीक है।
मुंज मेटल जो है, या हिंदी में इसको मुंतज धातु बोलते हैं। मुंतज धातु, मुंज मेटल, ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है, हिंदी में आप जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो मुंज ही करते हैं। क्लियर है? आगे चले, आगे एक छोटा सा बॉक्स और बनाते हैं, उस बॉक्स में अन्य चीजों को लिख लेंगे। जी देख लीजिए ब्लैक स्लाइड, जरा जल्दी करेंगे। ओके, चलिए। तो नेक्स्ट जो आप लिखेंगे, नेक्स्ट लिखे आप डच मेटल। डच मेटल, देखिए डच मेटल में भी हम कॉपर और जिंक को ही ऐड कर रहे हैं। लेकिन यहां पर प्रतिशतता जो है वो हो जाएगी आपकी 80% और 20%। यानी 80% अगर कॉपर हो और 20% अगर जिंक हो, तो उससे जो मेटल बनेगा वो डच मेटल बनेगा। आपने एक चीज देखी होगी कि जब आभूषण मार्केट में बिक रहे हैं तो उसमें से बहुत सारे आभूषण जो सोने की तरह चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन सोना होते नहीं। ठीक है, तो इनका उपयोग यानी डच मेटल का उपयोग जो है वो सस्ते आभूषण बनाने में किया जाता है। सस्ते
आभूषण बनाने में किया जाता है। ठीक है भाई, सस्ते आभूषण बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने तो डच मेटल की बात कर ली, और डच मेटल जो है वो सस्ते आभूषण बनाने में, लेकिन इसको आप ध्यान में रखेंगे कि मार्केट में आप लोगों ने सुना होगा रोल्ड गोल्ड का गहना। ठीक है, रोल्ड गोल्ड के गहने की बात सुनी होगी, तो वो थोड़ा सा हटकर होता है। ये जो रोल्ड गोल्ड बताते हैं उसमें क्या करते हैं कि इसी तरीके के के साथ डच मेटल के साथ सोने का जो लगभग 9 कैरेट के आसपास का होता है उसकी एक पतली परत का लेप किया जाता है, जिससे कि वो चमक जो होती है उस गहने में आ जाती है। लेकिन वो पूर्ण रूप से या सोने का बना हुआ नहीं होता, बल्कि 9 कैरेट के सोने की पतली परत जो होती है ना, लेप जो होता है वो उस पर लगाया जाता है। मार्केट में अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन रोल गोल्ड का आप देखेंगे तो वो अगर प्रॉपर रोल गोल्ड का होगा तो वो क्या होगा, थोड़ा सा इन सस्ते आभूषणों से थोड़ा सा कॉस्टली होगा, थोड़ा सा महंगा होगा। ठीक है, तो वो आप ध्यान में रखेंगे। डच मेटल आपको बता दिया। डच मेटल के बाद मोनेल मेटल एक आता है, एक आता है मोनेल मेटल। मोनेल मेटल होता है। मोनेल मेटल में कॉपर और निकल ही होता है, लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से लिखेंगे। इसको पहले हम निकल लिखेंगे, निकल या निकल जो भी आप बोले, और फिर कॉपर लिखेंगे, क्योंकि इसमें कॉपर की प्रतिशतता जो होती है वो कम होती है। कितनी कॉपर की प्रतिशतता होती है, तो वो प्रतिशतता आपकी 30% ही है, यानी कि मोनेल मेटल में निकल ज्यादा होता है 70%, और आपका जो कॉपर होता है ये होता है मात्र 30%। कॉपर 30% है और निकल जो है वो 70% है। 70 और 30 के रूप में जो है वो इसको जाना जाता है। ठीक है, इसका उपयोग जो है वो रासायनिक संयंत्रों को बनाने में किया जाता है। रासायनिक संयंत्रों में, रासायनिक संयंत्रों में तथा वैमानिकी उद्योग में, यानी एरोप्लेन का जो इंडस्ट्री है ना, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। वैमानिकी उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। वैमानिकी उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, मोनेल मेटल।
ठीक है। इसके बाद एक मिश्र धातु आएगा, इसको आपने हमेशा देखा होगा कि जब आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स के शॉप पर जाते हैं रिपेयरिंग कराने, टीवी की शॉप पर जाते हैं, वहां देखते हैं कि मैकेनिक टीवी रिपेयर कर रहा है या फिर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रिपेयर कर रहा है, तो अक्सर उसको क्या जरूरत पड़ती है कि छोटे छोटे तारों को या चीजों को किसी प्लेट पर कनेक्ट करने के लिए वो सोल्डिंग मशीन का इस्तेमाल करता है और सोल्डर का इस्तेमाल करता है। नहीं, आपने सुना होगा ना, जो सोल्डर होता है इसको टांका बोलते हैं, टांका या सोल्डर। टांका या सोल्डर बोलते हैं। और ये टांका या सोल्डर जो है ना, ये टांका या सोल्डर जो भी आप देखते हैं, इसमें दो चीजें होती हैं। इसमें क्या होता है, एक तो टिन होता है और दूसरा इसमें होता है लेड यानी कि सीसा, है ना। लेड यानी कि सीसा होता है। टिन जो होता है वो इसमें होता है 67% और लेड जो होता है वो होता है 33%। ये जो है इसका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये इसका कॉम्बिनेशन है। टिन और लेड जो है वो इसका कॉम्बिनेशन है 67% और 33% के लिए। ठीक है, और इसका उपयोग कहाँ कर रहे हैं, इसका उपयोग कर रहे हैं टांका लगाने में, टांका लगाने में, या फिर आप इसको बोल सकते हैं सोल्डिंग करने में। ठीक है, ये टांका लगाना यानी सोल्डिंग करना होता है। टांका लगाने का मतलब हो गया कि आप जो है वो चीजों को जोड़ रहे हैं, है ना, दो चीजों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। दो चीजों को आप जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो टांका या सोल्डर लगाएंगे तो उससे बन जाएगा आपका मोनेल मेटल, टांका या सोल्डर बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आए रोज मेटल की बात करते हैं। किसकी, रोज मेटल। ये भी बहुत ही ज्यादा दैनिक जीवन में इसका उपयोग है। रोज मेटल, रोज मेटल जो है इसमें आप ध्यान रखेंगे कि कुछ तीन अलग अलग प्रकार के धातुओं का उपयोग किया जाता है। इसमें लेड और टिन तो होते ही हैं, लेकिन साथ के साथ इसमें होता है बिस्मथ। बिस्मथ, लेड और टिन। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसमें क्या क्या होता है। जी, इनके अधूरे जलने से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। पेट्रोल और डीजल अगर पूरी तरीके से इनकम्प्लीट बर्निंग हो तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड जो है वो उपयोग में आते हैं। यूरिया जो है वो नाइट्रोजन के कंपाउंड है। यूरिया के बारे में ये बताया जाता है कि ये नाइट्रोजन के कंपाउंड है, और यूरिया जो है वो मुख्य रूप से अगर आप देखें, ठीक है, यूरिया, तो इसके विषय में ये कहा जाता है कि ये जो है नाइट्रोजन के ऐसे कंपाउंड हैं जिसको कि आप अमोनियम कार्बोनेट के रूप में देख सकते हैं, है ना, अमोनियम कार्बोनेट के रूप में देख सकते हैं। यूरिया के लिए आपको बताऊं मैं कि जो इसका रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NH2CONH2, NH2CONH2। कार्बोनेट भी आप इसको नहीं बोल सकते। ठीक है, NH2CONH2 होता है। तो ये इस तरीके से जो है इसको आप यूरिया कह रहे हैं। ठीक है,
कई जगह पर ये NH2 का ट्वाइस और CO लिखा हुआ मिलेगा आपको, सेम चीज है। ठीक है, अब यहां आते हैं 50%, 28% और 22%। बिस्मथ लेड और टिन जो है, इनको इस रूप में 50, 28 और 22 है ना, इस रूप में जो है वो जोड़ा जाता है। और इसमें जो है स्वचालित फ्यूज बनाने में स्वचालित फ्यूज बनाने में रोज मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। ये स्वचालित फ्यूज क्या है, आपने नॉर्मली देखा होगा कि हम जो MCB लगाते हैं, है ना, तो जब लोड ज्यादा हो जाता है तो वो अपने आप ही क्या हो जाता है, गिर जाता है। अपने आप गिरने का मतलब होता है कि जो मेटल है वो इस तरीके से गलता है कि उसका कनेक्शन जो होता है वो खत्म हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से जब आप उसे ऑन करते हैं तो वो फिर से क्या होता है, करेक्ट हो जाता है। तो इसको आप बोलते हैं वो किसकी वजह से हो रहा है, रोज मेटल वहां पर इस्तेमाल में लाते हैं। ठीक है, रोज मेटल के बाद आप लिखेंगे मैग्नीलियम। रोज मेटल के बाद यहां पर हम लिखते हैं मैग्नीलियम। मैग्नीलियम, ठीक है। मैग्नीलियम जो है ये हवाई जहाज का ढांचा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये सामान्य रूप से आपको याद रखना है। और ये एल्युमिनियम, हमने पीछे जब एल्युमिनियम के विषय में पढ़ा था तो वहां पर आपको बताया था कि एल्युमिनियम के साथ अगर मैग्नीशियम थोड़ा सा मिला दे तो उसको आप बोलेंगे मैग्नीलियम। ठीक है, तो इसमें जो है वो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम इनका कॉम्बिनेशन होता है। हालांकि इसमें एल्युमिनियम ज्यादा ही होता है, 95% एल्युमिनियम होता है और मात्र 5% जो है वो मैग्नीशियम होता है। तो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बात करते हैं और ये जो है ये बनाते हैं हवाई जहाज का ढांचा बनाने में। हवाई जहाज का ढांचा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, हवाई जहाज का ढांचा बनाने में। और एट लास्ट सबसे अंत में अगर आप लिखेंगे तो ड्यूरेलुमिन है, ड्यूरेलुमिन।
ड्यूरेलिमिन जो है, इसमें भी एल्युमिनियम का ही मेजर रोल होता है। ठीक है, ड्यूरेलिमिन का जो सबसे ज्यादा उपयोग होता है, आपने देखा होगा कि वहां हवाई जहाज बनाने में तो उसका उपयोग होता है, लेकिन सामान्य जीवन में अगर आप देखें कि ड्यूरेलिमिन से क्या चीज बनती है, तो वो है प्रेशर कुकर। आपने हमेशा देखा होगा प्रेशर कुकर जो है, अगर स्टील वाला नहीं है, स्टेनलेस स्टील का नहीं है, या फिर प्रेशर कुकर जो है वो आपके जो नॉनस्टिक वाले होते हैं वो नहीं है ना, उस तरीके से। तो हालांकि नॉनस्टिक वाले में भी ड्यूरेलिमिन ही होता है, लेकिन उसके ऊपर एक मोटी टेफ्लॉन की परत होती है, जिसकी वजह से वो नॉनस्टिक बन जाता है। तो वो अगर आप हटा दे तो बाकी प्रेशर कुकर जो है, सामान्य रूप से जो एल्युमिनियम का दिखाई देता है, वो प्रॉपर एल्युमिनियम नहीं होता, बल्कि उसमें कुछ चीजें मिक्स होती हैं। वहां पर एल्युमिनियम के साथ अगर आप देखेंगे तो मैग्नीशियम और मैंगनीज भी जो है वो मिला हुआ होता है, और साथ में थोड़ा सा कॉपर जो है वो मिला हुआ होता है। तो इसमें आप चार चीजें जो हैं वो मिलता हुआ देखते हैं। एक तो एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है ना। एक मिनट, और इसके साथ कॉपर भी है। पहले कॉपर लिख लेते हैं, क्योंकि प्रतिशतता के हिसाब से हमें अच्छे तरीके से लिखना होगा। पहले कॉपर लिख लेते हैं, फिर मैग्नीशियम लिख लेते हैं, और फिर मैंगनीज लिख लेते हैं। ठीक है, और इसकी प्रतिशतता कितनी है? तो प्रतिशतता है आपकी ठीक। प्रतिशतता कितनी है भाई? तो प्रतिशतता है, देखिए, एक तो है 95%। कौन? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है वो 95% है, और इसमें 4% जो है वो कॉपर है, 0.5% यानी आधा प्रतिशत जो है वो मैग्नीशियम है, और आधा प्रतिशत जो है वो आपका मैंगनीज है। ठीक है, और इसका सबसे ज्यादा उपयोग मैं यहीं पर लिख रहा हूं, प्रेशर कुकर बनाने में। हवाई जहाज का ढांचा बनाने में। ठीक है, नोट डाउन करें आप लोग फटाफट।
हो गई चीजें? ओके। अब देखिए यहां पर हम लोगों ने मिश्र धातु तक चीजें कर ली हैं। एक दो नोट है वो भी आप लिख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे चलूं, कुछ क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं उसी में। ठीक है। मैं एक काम करता हूं, क्वेश्चन का जो ये है मेरे पास बैंक, इससे मैं क्वेश्चन निकाल के आपको जो है दे देता हूं, ताकि आप यहां पर जो है वो करें इसका। चलिए यहां पर कुछ प्रश्न भी दिखा देता हूं मैं आपको। आइए क्वेश्चन अगर आपको दिख रहे हो तो एक बार जरा इनको आप बताएं मुझे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं, देखिए यूपीएससी 2014 में पूछा गया है। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उन पर निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है। ठीक है। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उन पर निम्नलिखित परत विद्यमान होती है। आपके ऑप्शंस हैं सीसा, क्रोमियम या शद
और जंग। सीसा, क्रोमियम, यशद और जंग। आपसे पूछ रहे हैं जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उन पर निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है। क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन क्या होगा बताएं एक बार, कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको यहां पर ऑप्शन लिख भी देता हूं। पहले क्वेश्चन का ऑप्शन है पहले क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं सीसा, क्रोमियम, यशद और जंग। ठीक है, इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा सी, यशद। आपको बताया था मैंने, यशद लेपन जो है इसको आप गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। गैल्वेनाइजेशन, जब भी आप जस्ते की परत जो है वो किसी भी धातु पर लगाते हैं तो उस प्रोसेस को आप गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, यशद बोलते हैं। ठीक है, दिख रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो मैं इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा देखिए, एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है उस पर निक्षेपण होना। उस पर क्या निक्षेपित होता है? क्रोमियम के ऑक्साइड की परत का, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का, निकिल ऑक्साइड की परत का या जिंक ऑक्साइड की परत का। ये आईएएस 2000 सन 2000 में पूछा हुआ प्रश्न है। एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है उस पर निक्षेपण होना। किस चीज का निक्षेपण होता है उस पर? ठीक है, ये कल ही आपको बताया था। इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा बी, यानी कि इसमें आप करेंगे कि इस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का जो है वो निक्षेपण होता है। इसी को हम एनोडीकरण कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? एनोडीकृत होना बोलते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन एसर्शन रीजनिंग यानी कथन और कारण के रूप में है। देखिए, आप यहां पर जो है ये आईएएस 1998 में पूछा हुआ प्रश्न है। और प्रश्न क्या कह रहा है? कथन के रूप में बात कर रहे हैं सबसे पहले कि सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है। सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है और कारण दिया है धातु सोडियम वायु के प्रभाव होने पर गल जाती है। धातु सोडियम जो है वो वायु का प्रभाव होने पर गल जाती है। क्या होगा आंसर?
अभी साउंड आ रही है? साउंड आ रही है? हेलो, 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 हेलो। ठीक है, साउंड आ रही है अभी? तो यहां पर देखिए, चार कथन और कारण वाले में चार इस तरीके के ऑप्शन बनते हैं आपके, ध्यान रखेंगे। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण, आर का मतलब कारण, ए का मतलब कथन। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो यहां पर देखिए, जो आपका प्रश्न है इसमें किसने किसने क्या क्या आंसर दिया है। इसमें किसने किसने आंसर दिया है? डी आंसर किसी ने दिया है, किसी ने सी आंसर दिया है, किसी ने बी आंसर दिया है। ठीक है, देखिए जिनका भी सी आंसर है वो सही है, क्योंकि आपको मैं बताऊं, सोडियम जो है, सोडियम वायु की उपस्थिति में, सोडियम वायु में खुला छोड़ देने पर, खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेता है। वायु में खुला छोड़ देने पर क्या करता है? आग पकड़ लेता है। इसीलिए उसको क्या करते हैं? उसको केरोसिन में दबा कर रखते हैं। अब यहां पर जो कारण है, ये तो सही है कि सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है, यानी ए सही है। अगर ए सही है तो आपका डी ऑप्शन ऐसे ही कट हो जाता है। डी ऑप्शन काट दिया हमने। अब तीन बचे, तो उसमें से सबसे पहले आर को देखना है सही है या गलत है। आर बोल रहा है कि सोडियम धातु वायु प्रभाव होने पर गल जाती है, ये गलत है ना। वायु प्रभाव होने पर गल जाती है, ये गलत है। और जैसे ही गलत है, आपका मिल गया आर गलत है, तो ए और आर दोनों सही हैं, ये ए ऑप्शन है। ए और आर दोनों सही है, ये बी ऑप्शन है। ये दोनों भी एलिमिनेट हो गए और आपका आंसर सीधा सीधा मिल गया सी। आपका आंसर सीधा सीधा सी मिल गया। तो इसको आप यहां पर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, इसके बाद देखें, एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? कौन सा एक तत्व नहीं है? अशोक का प्रश्न है, सर बुक किस प्रकाशन की है? ये अरिहंत प्रकाशन की का क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, अरिहंत प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक है, उस क्वेश्चन बैंक से ये निकाला है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? ये मेरे पास पुरानी बुक पड़ी हुई है, उसी पुरानी बुक का ये है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? धातु, अधातु, गैस, उपधातु, और उपर्युक्त में से कोई नहीं, और उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये बीपीएससी के पैटर्न का क्वेश्चन है। बीपीएससी 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, प्रीलिम्स का। और देखिए, इसमें पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा तत्व नहीं है। आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा तत्व नहीं है, बताएं जरा। कौन सा तत्व नहीं है? देखिए, एक चीज तो निश्चित है कि कोई भी धातु या अधातु जो होंगे वो तत्व होंगे, और उपधातु भी तत्व होंगे। सिंपल सी चीज है कि जब भी आप किसी तत्व की बात करते हैं, तो वहां पर आप बात करते हैं कि उसको या तो हम धातु में
परिभाषित करते हैं या वर्गीकृत करते हैं या अधातु में वर्गीकृत करते हैं या उपधातु के रूप में वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, तो धातु, अधातु, उपधातु, ये तीनों तो क्या हो गए, ये तीनों तत्व हो गए। गैस जो हो गया ये तत्व नहीं है। गैसेस में अगर आप देखेंगे तो या तो गैस जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिल रहे हैं, अणु के रूप में मिल रहे हैं, या फिर आप बात कर रहे हैं कि गैस जो है वो इस तरीके से जो है यौगिक के रूप में मिल रहे हैं, है ना। तो इसलिए इनको आप तत्व नहीं बोलेंगे, इनको आप तत्व नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया सी। इसके बाद देखें नेक्स्ट, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है। किस चीज की परत होती है? तो जब गैल्वेनाइजेशन करेंगे, पांचवा प्रश्न देखें, जब गैल्वेनाइजेशन करेंगे, ठीक, तो उस पर क्या होगा, जस्ते की परत होगी, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, आगे चलें। आगे चलें, नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। बताएं जरा, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। सबसे भारी धातु कौन सा है? इसमें दिया हुआ है सोना, चांदी, पारा, प्लेटिनम। सोना, चांदी, पारा, प्लेटिनम। और पांचवा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये बीपीएससी पैटर्न का क्वेश्चन है, बीपीएससी पैटर्न का क्वेश्चन है। आंसर बताएं, सबसे भारी धातु इसमें कौन सा है? छठे का आंसर बताएं, भारी धातु कौन सा है? ठीक है, तो देखिए, अगर आप द्रव्यमान संख्या के आधार पर देखेंगे, द्रव्यमान संख्या के आधार पर देखेंगे तो प्लेटिनम जो है वो इसमें सबसे भारी धातु के रूप में दिखाई देगा। किसके रूप में दिखाई देगा? सबसे भारी धातु जो है वो हो जाएगा प्लेटिनम। ठीक।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील जो है वो किसका मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील सेवेंथ का स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? अकॉर्डिंग टू टेक्स्टबुक.com, स्टेनलेस स्टील, जिसे आइनॉक्स स्टील या आइनॉक्स के रूप में भी जाना जाता है, लोहे, निकल और न्यूनतम 10.5% क्रोमियम का स्टील मिश्रण। हेलो, ठीक है। स्टेनलेस स्टील जो है वो एक मिश्र धातु है किस चीज का? तो देखिए, स्टेनलेस स्टील में तीन चीजें मिश्रित होती हैं। इसमें जो होगा वो लोहा भी मिश्रित होगा, निकेल भी मिश्रित होगा और क्रोमियम भी मिश्रित होगा। हालांकि स्टेनलेस स्टील कई क्वालिटीज में आता है, लेकिन जो न्यूनतम क्रोमियम वाला स्टील स्टेनलेस स्टील होता है इसको बेहतर मानते हैं। और ये माना जाता है कि लगभग लगभग 10.5% मिश्र धातु में 10.5% अगर क्रोमियम हो, मैक्सिमम जो हो वो लोहा और फिर निकल हो, तो उसे आप बोल सकते हैं कि यह एक मिश्र धातु के रूप में दिखाई देगा। यानी कि यहां पर जो आपके पास ऑप्शंस है, लोहा और निकल, लोहा और क्रोमियम, तांबा और क्रोमियम और लोहा और जस्ता, ये जो है वो गलत है चारों ही, और इसलिए सेवेंथ का जो ऑप्शन होगा वो ई होगा। सेवेंथ का जो ऑप्शन होगा वो ई होगा। इसके बाद आठवां पूछ रहे हैं, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है वो सोडियम है। अभी अभी आपने देखा कि सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको कि हवा में खुला छोड़ देने पर यह अधिक क्रियाशील होता है। हालांकि सोडियम से भी, अगर मैं बताऊं आपको, तो सोडियम से भी ज्यादा क्रियाशील धातु इसमें जो है वो पोटेशियम है। ठीक है, सोडियम से भी ज्यादा क्रियाशील जो है वो पोटेशियम है, इस चीज को याद रखें। लिस्ट दी थी मैंने, उस अभिक्रियाशीलता के आधार पर दी गई लिस्ट में आपको मैंने पोटेशियम को सबसे ऊपर रखा था, उसके बाद सोडियम को रखा था। तो उस अभिक्रियाशीलता के आधार पर आप पोटेशियम को, उस लिस्ट के हिसाब से आप पोटेशियम को यहां पर सही कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, सबको पता है। ठीक है, और निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो सामान्य ताप पर जो द्रव होता है वो पारा होता है, यह आपको पता है। यह द्रवित रूप में पाया जाता है। ठीक है, पारा जो है वो द्रवित रूप में पाया जाता है। इस प्रकार से जो है आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, मैं ये जो बीच वाले सारी चीजें हैं, ये क्वेश्चन मैं यही छोड़ देता हूं ताकि आप जो हैं वो अगर चाहें तो इसका इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है,
कुछ और प्रश्न दे देता हूं आप लोगों को, ये भी आप कर लीजिए। चलिए 1 मिनट का समय दें और कोई बात नहीं सरस्वती, आप रिवाइज करेंगी चीजों को तो चीजें धीरे धीरे कंसोलिडेट हो जाएंगी। ठीक है, देखिए मैं आप में से सभी को बता देता हूं, किसी भी प्रश्न का उत्तर, किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत अगर हो जाता है तो इससे बिल्कुल आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर क्लास में आप प्रश्न कर रहे हैं तो, अगर आप प्रैक्टिस में प्रश्न कर रहे हैं तो, है ना, अगर कोई प्रश्न आपका गलत हो जाता है इसका मतलब यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गेट द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है, आपका असेसमेंट जरूर हो रहा है, लेकिन साथ के साथ आपको यह भी पता चल रहा है कि आप में कमी कहां कहां है, अभी आपको किन चीजों को रिवाइज करने की जरूरत है, किन चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। प्रश्नों के माध्यम से बहुत सारी चीजों की जानकारी यूं भी मिल जाती है, और इसीलिए मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स से कहता हूं कि किसी भी परीक्षा की तैयारी करनी है तो उसके प्रीवियस ईयर पेपर का जरूर अवलोकन करना चाहिए, जरूर उसे देखना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर जब आप देखेंगे तब जाकर आपको पता चलेगा, तब जाकर आपको यह स्पष्ट होगा कि किस तरीके से जो है वो प्रश्न पूछे जा रहे हैं और प्रश्नों में किन चीजों पर ज्यादा जोर देते हैं। जैसे मैं अगर आपसे ये कह रहा हूं कि ये प्रश्न करें, तो इन प्रश्नों में देखेंगे कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि सामान्य रूप से या तो मिश्र धातु से पूछी जा रही है या आपसे प्रोसेसेस पूछे जा रहे हैं। एनोडीकरण क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, ये कॉमन चीजें हैं जो सामान्य रूप से आपसे अपेक्षा रखी जाती है कि आप इसको जानें। एक शिक्षित नागरिक होने की वजह से आपको ये जानना आवश्यक है, और इसलिए वहां से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो अगर रॉन्ग होता है कोई भी क्वेश्चन तो इसका मतलब है कि आपको जब उसका सही उत्तर मिलता है तो आपकी जानकारी में एक चीज ऐड हो रही होती है। तो इसलिए अगर आपने ये कहा कि आपके 3 क्वेश्चन रॉन्ग हुए, इसका मतलब 3 चीजें आपके नॉलेज में ऐड ऑन हुई हैं। समझ में आ रहा है? 3 चीजें ऐड ऑन हुई है, तो ऑलवेज टेक इट पॉजिटिव। रॉन्ग क्वेश्चन होना कोई खराब बात नहीं है, इसको हमेशा पॉजिटिव लीजिए, एकदम ऐड ऑन करते चलिए अपने नॉलेज में। ठीक है, आइए बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रियाशील या बिल्कुल अभिक्रिया जो है वो नहीं करता है? जल के साथ कौन अभिक्रिया नहीं करेगा?
इसमें है आयरन, तो आयरन तो जल के साथ, अच्छा 1 मिनट बस इस प्रश्न का आंसर कर दूं, फिर आपसे बात करता हूं करिश्मा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। तो अभिक्रिया नहीं करने के पीछे जो रीजन है वो है कि कुछ जल के साथ जब अभिक्रिया होगा तो क्या बनाएंगे? ऑक्साइड बनाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो कम अभिक्रियाशील होते हैं, जिनकी लिस्टिंग हमने की थी, है ना। तो उसमें से अगर आप देखेंगे तो इसमें से जो बिल्कुल ही अभिक्रिया नहीं करेगा, आयरन, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ये जो 3 दिए हुए हैं ये तो अभिक्रिया करते हैं, है ना, जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो इसलिए यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेड। लेकिन आपको एक छोटी सी चीज और यहीं पर सलाह दूंगा, छोटी सी चीज यह सलाह दूंगा कि जब आप बात करते हैं जल के साथ अभिक्रिया की, तो जल के साथ अभिक्रिया अगर कर रहा है तो आवश्यक नहीं कि जल में चीजें डूबी हुई हो, है ना। जलवाष्प के साथ अभिक्रिया को भी जलवाष्प के साथ अभिक्रिया को भी जो है वो आप इसी के अंतर्गत रखेंगे। तो जब आयरन जल खुले में छोड़ दिया जाए, जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करे तो वो जंग लगा देता है, यानी आयरन नहीं होगा। काट दिया हमने ए ऑप्शन को। यहां पर है ना, लेड के बारे में सपोज किया, हमें पता नहीं है। मैग्नीशियम नहीं होगा, एल्युमिनियम नहीं होगा। लेड जो है, सीसा जो है, लेड का उपयोग कई स्थानों पर करते हैं, शीशे का उपयोग कई स्थानों पर करते हैं। और लेड को कभी भी हमने ये नहीं देखा है कि वो जल के साथ अभिक्रिया करता हो। लेड को जल में डुबाकर रखते हैं, इसलिए लेड यहां पर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट जो है वो 38वें बीपीएससी का चूंकि क्वेश्चन है, इसलिए 38वें बीपीएससी का क्वेश्चन है, इसलिए ये जो है वो 4 ही ऑप्शन वाले यहां पर आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। इसमें से देखें, आपसे पूछा जा रहा है तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से। किसके ऊपर से गुजरती है? एल्युमिनियम के ऊपर से गुजरती है, कार्बन के ऊपर से गुजरती है, लोहे के ऊपर से गुजरती है। अब अगर आप देखें तो 2 चीजें तो स्पष्ट होंगी आपको कि एल्युमिनियम और लोहे के ऊपर से अगर भाप गुजरेगी तो इनके साथ अभिक्रिया करके इसमें कोरोजन या संक्षारण कराएंगी। और कार्बन के साथ अगर ऊपर से भाप गुजरेगी तो ये हाइड्रोकार्बन बनाने के ओर अग्रसर हो जाएगी, इसलिए प्रतिक्रिया तो होगी वहां पर। लेकिन अगर आप तांबे के बर्तन में खाना बना रहे हैं, या आप क्या करते हैं कि तांबे के बर्तन में खाना बना रहे हैं, ऊपर से ढक्कन लगा दिया तांबे का, तो जब खाना पक रहा होता है तो भाप तो ऊपर आ रही होती है, लेकिन उस भाप से तांबे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रतिक्रिया नहीं होती है। इसलिए यहां पर तांबा जो होगा वो सही आंसर होगा। ठीक, करिश्मा एक छोटी सी चीज पूछ रही है कि अगर उनको क्या होता है कि कई बार 2 ऑप्शन में वो कंफ्यूज हो जाती है। 2 ऑप्शन में कंफ्यूज होना ये कोई मतलब आश्चर्यजनक बात नहीं है, अगर आपको चीजें पता है तो। देखिए, कभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप में से सबको मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। 4 ऑप्शन आपके पास इस तरीके से लिखे हुए हैं। इन चारों ऑप्शंस में अगर आप ध्यान देंगे तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ रहे हैं कि प्रश्न में क्या पूछा गया है और आपको प्रश्न से संबंधित चीजें याद हो, तो हमेशा यह ध्यान रखें कि आप क्वेश्चन में आंसर ढूंढने का प्रयास न करें। आप हमेशा पहले से लेकर अंतिम ऑप्शन तक पढ़ें।
जैसे यहां पर हमने कहा, जैसे यहां पर हमने लिखा है, क्वेश्चन है लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है, लोहा जिससे प्राप्त किया जाता वह है, तो लोहा प्राप्त किससे किया जाएगा। अब इस प्रश्न का उत्तर आपके दिमाग में आया कि कोई ना कोई लौह अयस्क होगा। लोहा किससे प्राप्त होगा, किसी न किसी लौह अयस्क से प्राप्त होगा। ठीक है, अब लौह अयस्क के आप नाम एक बार रिकॉल कर लेंगे फटाफट कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट जैसा जो है वो लौह अयस्क हमें याद है, या फिर आयरन पायराइट जैसा हमें याद है। ठीक है जी, अब इतनी चीजें आपके माइंड में स्टोर है लोहे को लेकर। अब यहां पर ऑप्शन पढ़ेंगे। चूने का पत्थर, बिल्कुल नहीं, चूने के पत्थर से कोई लोहा प्राप्त नहीं होता, आपने ए ऑप्शन हटा दिया। पिंच ब्लेंड, पिंच ब्लेंड जो है इससे भी लोहा नहीं प्राप्त होता है, ये भी हेमेटाइट सिडेराइट में नहीं आएगा। मोनाजाइट रेड, इससे भी नहीं प्राप्त होगा। हेमाटाइट इससे प्राप्त होगा। अब देखिए 3 आपने काट दिए तो अपने आप सही आंसर पर पहुंच गए, आपको कुछ नहीं करना था। तो हमेशा ना अगर हम एलिमिनेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे तो एकदम अपने सही आंसर पर सटीक पहुंच जाएंगे। मान लिया एक केस और भी लेते हैं, मान लिया कि इसमें से जो है वो हमें मोनाजाइट रेत जो है ना, जो मोनाजाइट रेत है इसके विषय में जो है वो नहीं पता था। ठीक है, और हमें नाम मिलता जुलता दिखाई दे रहा है, मोनाजाइट और हेमाटाइट जो है वो मिलता जुलता कुछ दिखाई दे रहा है। तो अब यहां पर क्या करेंगे, हमने क्या किया, हमने ए और बी ऑप्शन जो है, हमने ए और बी ऑप्शन तो दोनों काट रखे हैं। अब हम सी और डी में फंसे हैं कि इसमें से मोनाजाइट करें या हेमाटाइट करें। मान लिया कि आप सिर्फ कुछ धुंधली सी याद है आपकी, जिसमें हेमाटाइट इस तरीके का कुछ याद आ रहा है। मोनाजाइट आपको लग रहा है कि नहीं, मोनाजाइट भी हो सकता, शायद मोनाजाइट पढ़ा हुआ लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे में आप कुछ रीजनिंग लगाएं। रीजनिंग कैसे लगाएं, जैसे हेमाटाइट की अगर आप इंग्लिश देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से लिखा होता है, हेमाटाइट। हेमाटाइट लिखा हुआ होता है, और हेमाटाइट में जो हीम टर्म है, हीम टर्म वो हमेशा लोहे के लिए इस्तेमाल होता है ना। जैसे हीमोग्लोबिन में हीम टर्म किसके लिए यूज होता है, लोहे के रूप में। अगर आपको कुछ नहीं याद आ रहा है तो एटलीस्ट आप कुछ रीजनिंग लगा के, थोड़ा करेक्ट रीजनिंग लगा के चीजों तक पहुंचे, और उसके बाद बजरंगबली का नाम लिया, आंसर लगा दिया हेमाटाइट, इसलिए क्योंकि हीम शब्द वहां पर आ रहा है। मोनाजाइट के साथ ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको हटा दिया। तो जब भी 2 ऑप्शन में कंफ्यूज होना तो एक लॉजिकल रीजनिंग का इस्तेमाल करें अपने, उससे मिलती जुलती जो चीजें आपको याद आ रही हैं उससे कहीं ना कहीं उसमें रिलेट करने की कोशिश करें, और उसके बाद आप देखिए रिस्क तो है वो, लेकिन उसमें आप कहीं ना कहीं पहुंच सकते हैं। क्योंकि अगर आपने सपोज किया कि अंधाधुंध आंसर किया है ना, आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आपको नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आपने 50-50 ऑप्शन लिया तो 50-50 ऑप्शन में क्या है कि मान लीजिए मैं बुरे से बुरे केस में भी आपका 1 सही होता है और 3 गलत होते हैं। एक सही होता है और 3 गलत होते हैं, तो 1 गलत होने का मतलब 1/3, 1 गलत होने का मतलब 1/3, 1 गलत होने का मतलब 1/3, यानी कि 1 नंबर चला जाएगा आपका, और 1 सही होने से 1 नंबर भी मिल गया। तो कुल मिलाकर चीजें जो हैं वो आपकी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। आप माइनस में नहीं रहोगे, आप देखो माइनस में आप नहीं रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने सपोज किया कि अंधाधुंध बहुत बेतरतीब तरीके से आंसर किया हो तो उसमें फिर रिस्क ज्यादा हो जाता है, उसमें गलती होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। और जहां पर भी आप 75% और 25% यानी 3 और 1 के अनुपात में आएगी, 3 आपको नहीं आ रहा है, सिर्फ 1 आपको लग रहा है कि ये गलत है, इसको छांटा जा सकता है, बाकी 3 है, तो वहां पर रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। कैलकुलेटेड रिस्क हमेशा वहां ले जब आप 50-50 पर पहुंच जाए। 50-50 का मतलब
आपके पास दो ऑप्शन आपने छाट दिए हैं प्रॉपरली, और बाकी के जो दो ऑप्शन हैं उन पर आप जो है वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो उस तरीके से आप आंसर अगर करेंगे तो मेरे ख्याल से आपके लिए जो होगा वो बेहतर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर 13वां क्वेश्चन में हमने कर लिया। 14वां देखें, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। आपसे पूछ रहे हैं सूची 1 में कुछ कारक दिए गए हैं। कारक क्या क्या है? पहला लिखा गया है सूची 1 में, ए लिखा है ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु। तीसरा लिखा है सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाई जाने योग्य धातु, और ऊष्मा का न्यूनतम सुचालक। ऊष्मा का न्यूनतम सुचालक, इस तरीके से चार दिए हुए हैं। और चार के बाद ये भी आपसे लिखा हुआ है, इस दूसरी तरफ जो सूची है उसमें ऊपर में सोना है, दूसरे में सीसा है, तीसरे में एल्युमिनियम है, और चौथे में जो है वो चांदी है। देखिए, आपको मैं बताऊं कि जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी के बेस्ट कंडक्टर की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर जो है वो सिल्वर होता है। सिल्वर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होता है। आप जितने भी बहुत बड़े ब्रांड के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनते हुए देखेंगे उसमें चांदी का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि उससे इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी बेहतर बनी रहे, कम से कम रेजिस्टेंट हो। तो जो पहला है आपका ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक, ये आपका चांदी होगा। ठीक है, यानी ए का 4। अब देखिए मैच मेकिंग क्वेश्चन कैसे करते हैं। ए का 4 किस में है? तो ए का 4 जो है वो ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में है। तो जैसे ही ए का 4 आप निश्चित है कि चांदी यहां पर होगा, ए का 4 आपने ढूंढ लिया और वो उसी से आपका आंसर मिल गया। ठीक है, क्योंकि बाकी तीन में ए का 4 है ही नहीं। तो यहां तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो गया, आपका समय भी बच गया, पहले ही वाले से आपका आंसर हो गया। इसमें कंफ्यूज कौन लोग होते हैं? जब लोग इधर उधर की ये भी होगा, ये भी हो सकता है क्या, ये भी हो सकता है क्या, इस तरीके का सोचते, तो उनके क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा गलत होते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि उसको अलग रखना है। फिर क्या है? तो ऊष्मा का सबसे सर्वोत्तम सुचालक जो हो गया वो हो गया आपका यहां पर। इससे आपके बाकी के आंसर मिल गए। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन है? एल्युमिनियम है। ये भी आपको पता है ना? आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ रखा है कि भूपरपटी जो है, भूपरपटी में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित तत्व, भूपरपटी में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित तत्व ये कौन सा है? ये है ऑक्सीजन। ठीक है, और नंबर 2 पर क्या है? नंबर 2 पर है एल्युमिनियम। यानी कि अगर आपसे धातु कुछ पूछ रहे हैं तो वो धातु कौन सी सबसे ज्यादा है? एल्युमिनियम है। तो बी का आपका 3 हो जाएगा। इसके बाद सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाई जाने योग्य धातु, तो पीट कर आप तार बना देते हैं, पीट कर आप महीन से महीन जो है उसमें डिजाइन डाल देते हैं। क्या चीज है? सोना, स्वर्ण। तो इसलिए सबसे अधिक पीट कर सोने को। और ऊष्मा का न्यूनतम सुचालक, ऊष्मा का जो न्यूनतम सुचालक होता है वो लेड यानी कि शीशा होता है। तो अल्टीमेट आप पहुंच गए अपने आंसर पर। आपका चौथा बी यानी डी आंसर जो है वो सही हो जाता है। फिर आपसे प्रश्न पूछा गया निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? इनमें से विद्युत चालकता किसकी सर्वाधिक होगी? पहला है हीरा, दूसरा है चांदी, तीसरा है ग्रेफाइट, और चौथा है लकड़ी। बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएं। किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है?
देखिए यहां पर अभी हमने ऊपर इस वाले 14th वाले क्वेश्चन में किया, तो यहां पर भी आंसर वही होगा, कौन सा, चांदी। ठीक है, इसके बाद देखें एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन सा मुख्य खनिज प्रयोग होता है। तो एल्युमिनियम का जो मुख्य खनिज है, सबसे ज्यादा जो हम नाम लेते हैं वो लेते हैं बॉक्साइट का, इसे अब बहुत ज्यादा ये करने के लिए। और लास्ट में टांका एक मिश्र धातु है। टांका अभी हमने ठीक पीछे पढ़ा था कि टांका जो है वो किसका मिश्र धातु है। तो टांका मिश्र धातु है वो है टिन और लेड का। किसका, टिन और लेड का, यानी टिन और शीशे का, यानी इसका आंसर हो जाता है आपका ए। ठीक है, क्लियर। तो देखिए प्रश्न इसी रूप में पूछे जाएंगे। आपने जो पीछे बेसिक केमिस्ट्री पढ़ी है, उस बेसिक केमिस्ट्री में आपको इसी प्रकार के प्रश्न जो है वो मिलेंगे, और इन्हीं प्रश्नों को आपको जो है वो ध्यान में रखना है। मैं इसमें से आंसर जो है वो लगा देता हूं ताकि आप, इसका यशद हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत हो गई, यहां सी हो गया, कौन सा तत्व नहीं है, गैस हो गया, गैल्वेनाइज्ड पर जस्ते की परत हो गई, सबसे भारी धातु प्लेटिनम हो गया, स्टेनलेस स्टील में उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहां पर आपको बताया कि स्टेनलेस स्टील में तीन चीजें होती हैं, लोहा, निकल और क्रोमियम। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है, ये क्रियाशीलता के लिस्ट में है। सोना 24 कैरेट का अच्छा होता है, और सामान्य ताप पर द्रव कौन है, पारा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर्स आप याद रखें, और इन आंसर्स को अच्छे से, मतलब जो भी अभी तक आपने पढ़ा है उसको अच्छे से समेटिए चीजों को, और उसको प्रॉपरली तैयार करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में जो छोटी मोटी चीजें और रह गई हैं उनको आगे करके इसको समाप्त करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी लोगों का क्लास में जुड़ने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।